2003 में हुआ भारत पे सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इसको लीगल बोलना पड़ा। आप यकीन कर सकते हो कि ये घोटाला उसने किया जो रेलवे स्टेशन पर फ्रूट और वेजिटेबल सेल करता था। और आजकल ये स्कैम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इस स्कैम के ऊपर वेब सीरीज बन चुकी है जो कि स्कैम 2003 के नाम से है। एंड इस स्कैम के ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं। एक जो फेमस बुक है वो है द काउंटर फिल्टर बाय भावेश्वर मुखर्जी। ये स्टैम्प प्रिंटिंग का सबसे बड़ा घोटाला था। एंड इस स्कैम के मास्टरमाइंड का नाम है अब्दुल करीम तेलगी, जिसने अपने स्कैम की वजह से ना इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। अब बात करते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी है कौन। इनका बॉर्न 1961 में हुआ था कर्नाटका के एक छोटे से प्लेस में। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इनकी फैमिली काफी स्टेबल थी क्योंकि इनके जो फादर थे वो इंडियन रेलवे में काम करते थे। लेकिन इनको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना तब करना पड़ा जब इनके फादर की डेथ हो गई। इनके फादर की डेथ होने के बाद कोई भी इनकम सोर्स नहीं था। ये और इनका भाई रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्रूट और वेजिटेबल सेल करने लगे। अब तेलगी को बहुत ज्यादा शौक था पढ़ाई करने का। वो वहीं से फ्रूट और वेजिटेबल सेल करने के बाद जो भी पैसा आता था उससे वो पढ़ने जाते थे। ऐसे ही करके उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। आपको इनकी स्टोरी कितनी ज्यादा सैड लग रही होगी कि इतना सब कुछ इनकी लाइफ में हुआ फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आप इनको इंस्पिरेशन मानने लगे होगे। लेकिन वेट, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना उसके बाद शायद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आगे की स्टोरी बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तेलगी सऊदी अरब चले गए जहाँ पर उन्होंने 7 ईयर्स काम किया और बहुत ज्यादा पैसे कमाए। इनका जॉब में वैसे मन नहीं लगता था। उन्होंने बहुत सारी जॉब्स को क्विट भी किया क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में। वही इन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे जो सऊदी अरब आकर काम करना चाहते थे लेकिन वहाँ पर उनका वीजा नहीं लग पाता था और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था। वही इनके दिमाग में एक आइडिया आया और ये सपनों के शहर मुंबई में आ गए। वहाँ आकर इन्होंने अरबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक कंपनी ओपन की जहाँ पर ये लोगों का फेक वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनाते थे। इस तरीके से बनाते थे ना कि लोगों को इन पे शक तक नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, चोरी कितनी भी कर लो पकड़ी तो जाती है। फिर 1991 में पुलिस को इस चीज का पता लगा और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। लोगों का कहना होता है कि जेल जाने के बाद लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी लाइफ में फिर कुछ अच्छा होता नहीं है। लेकिन तेलगी की सक्सेस स्टोरी तो यहीं से स्टार्ट होती है। जेल में उनकी मुलाकात राम रतन सैनी से हुई जो कि फेक स्टैम्प पेपर को सेल करता था। उस टाइम ये बिजनेस वो बहुत ही छोटे स्केल पे करता था। उसने तेलगी को सजेस्ट किया कि छोटे मोटे काम करने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें धंधा करना है ना तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जब वो दोनों जेल से बाहर आए दोनों ने मिलके साथ वो काम किया। लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई। इसकी वजह से दोनों अलग हो गए और दोनों ने अलग रहकर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब तेलगी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि इस काम को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। फेक स्टैम्प पेपर का ये फ्रॉड, इस फ्रॉड के बारे में उनको सारे लूपहोल्स पता चल गए थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हो कि स्टैम्प पेपर हमारी गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होता है तो स्टैम्प पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस काम को बढ़ाने के लिए तेलगी के साथ ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी मिल गए जिसकी वजह से उसको लाइसेंस भी मिल गया स्टैम्प पेपर का। इस स्कैम में सिर्फ तेलगी नहीं, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इंक्लूड थे। तेलगी ने इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से अच्छी खासी दोस्ती कर ली एंड उसको ये भी पता चल गया था कि यहाँ पे जो मशीन प्रिंटिंग मशीन्स होती है ना वो खराब हो जाती है, उसके बाद में ना उनको सेल कर दिया जाता है, उनकी एक बोली लगती है। उसने वहाँ पर क्या किया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोली लगाकर वहाँ से वो मशीन को परचेज किया और उसको रिपेयर करा लिया। इतना ही नहीं, उसने पेपर्स एंड इंक भी परचेज कर ली। उसके बाद उसने क्या किया, जितने भी ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होते हैं ना उसमें अपने फेक स्टैम्प पेपर्स को मिक्स कर दिया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उसकी प्रॉपर टीम थी जिसमें 350 MBA पास आउट स्टूडेंट भी थे जो इस चीज की मार्केटिंग करते थे। जहाँ पर भी स्टैम्प्स की नीड होती थी वो वहाँ पर जाकर उसकी मार्केटिंग करते थे और उन लोगों को सेल करते थे जिनको स्टैम्प की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि स्टैम्प पेपर की बहुत ज्यादा किल्लत थी। उनकी जो टीम थी वो स्टैम्प पेपर को जो मार्केट में प्राइस
प्राइस चल रहा होता था उससे कम में सेल करती थी। इस स्कैम को उन्होंने 5 सालों तक चलाया और करोड़ों पैसे कमाए। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां तेलगी ने अपने टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग 1996 से 2003 के बीच में हर साल कुछ लाख की इनकम को बताया, वहीं बेंगलुरु के एक टैक्स ट्रिब्यूनल ने 2010 में कहा कि उसने नकली स्टैम्प पेपर के कारोबार से बेहिसाब पैसा जमा किया था। जब गवर्नमेंट ने एक साल की इनकम की उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि उसकी जो ईयरली इनकम थी वो 4.54 करोड़ थी, जिसमें से 2.29 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं था। तेलगी का जो वकील था उसने ये भी बोला था कि ये जो पैसा है वो उसने कैरोसिन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से कमाया था, लेकिन कोर्ट ने ये खारिज कर दिया क्योंकि अपनी बात साबित करने के लिए उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। आपको पता है ये स्कैम उस टाइम इंडिया के 25 स्टेट्स में 70 सिटीज तक फैल चुका था। अब आप सबके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने ज्यादा फैलने के बाद भी वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा था। इसके पीछे भी एक वजह है, वो सिर्फ बिजनेस का ही मास्टरमाइंड नहीं था, वो लोगों को भी खरीदने में एक्सपर्ट था। उसको पता था कि किसको कितना पैसा देके उसका मुंह बंद करना है। उसके खिलाफ ना 25+ से ज्यादा FIR थी, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला उस टाइम पर कोई भी नहीं था। उसने सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी पैसे देकर मुंह बंद कर रखा था। जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसका वो पैसे देकर मुंह बंद कर देता था। हाल तो ये था कि उनका मुंह बंद करने के लिए ना वो उन लोगों को हर मंथ सैलरी की तरह पैसे देता था। इसमें एक पुलिस वाले का भी मामला सामने आया है। उसकी जो मंथली इनकम थी वो 9,000 रुपीज थी, लेकिन बाद में उसकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। हाल तो इतना बुरा था कि मुंबई के DCP सावंत का भी इसमें नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उनके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ ना मिलने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। अब्दुल करीम के पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी, उसने कितना ज्यादा पैसा कमाया, आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला है। डिफरेंट वेबसाइट पर इस स्कैम का एस्टिमेट 10,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच में बताया गया है। इतना ही नहीं, उसको डांस बार में जाकर पैसे उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक था। अलग अलग तरीके की उसकी ख्वाहिशें थी, अलग अलग तरीके से वो पैसे सिर्फ उड़ाता था। और ये भी कहते हैं कि एक डांसर जिसका नाम तेलुगु था, उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उसने 93 लाख उसको एज अ गिफ्ट दिए थे। अब्दुल करीम अपने पैसों को ना बोरे में भर के रखता था। उसको खुद इस बात का आइडिया नहीं था कि वो इस स्कैम से कितने ज्यादा पैसे कमा चुका है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी तेलगी पकड़ा क्यों नहीं गया। तो कहते हैं ना कि पाप कितने भी कर लो उसका गड़ा तो फूटता ही है। 2017 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नकली स्टैम्प पेपर का मामला 1991 में और सेकंड मामला 1995 में दर्ज किया गया, लेकिन जो मुंबई पुलिस थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना वो काफी ढीली कर रही थी, जिसकी वजह से तेलगी बच गया। 2002 में पुणे सिटी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रमाकांत काले को उनके बेटे कांस्टेबल अजीत काले से ये इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने पुणे में नकली स्टैम्प पेपर बेचने के आरोप में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। इन लोगों से पूछताछ से मिली जानकारी से पुणे पुलिस अब्दुल करीम तेलगी तक पहुंची, जिससे कुछ महीने पहले 2001 में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर बेंगलोर जेल में बंद कर दिया गया था। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण महाराष्ट्र सरकार ने एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग रखी। आगे की इन्वेस्टिगेशन में तेलगी के घोटाले के बारे में बहुत अच्छे से पता चला। बाद में बहुत सारे राज्यों में कई मामले दर्ज होने के बाद ये सामने आया कि तेलगी ने घोटाला करते टाइम सरकारी अपराधियों के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पुलिस कर्मियों के और बहुत सारे राजनेताओं के नाम भी सामने आए, हालांकि उन नामों को कभी पब्लिक नहीं किया गया। एक उदाहरण से तेलगी के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। 9 जनवरी 2003 को महाराष्ट्र SIT के प्रमुख सबोध जायसवाल के पुलिस कर्मियों को तेलगी के साथ उनके कोलाबा के घर में पार्टी करते हुए पाया गया। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम भी आया, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। इस बीच सोशल वर्कर अन्ना हजारे की एक याचिका का जवाब देते हुए बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। इसमें महानिदेशक SS पुरी को नियुक्त किया गया और जायसवाल को उनकी
हेल्प करने के लिए कहा गया। SIT ने इस मामले में 2003 में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति थे महाराष्ट्र के धुले विधायक अनिल गोटे। दूसरी गिरफ्तारी 1 दिसंबर 2003 को हुई RS शर्मा की। इन पर तेलगी को बचाने का आरोप था। SIT ने 54 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 विधायक गोटे और कृष्णा यादव भी शामिल थे, जिन्हें आरोप सामने आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी से हटा भी दिया गया। 2004 में इस केस को CBI ने अपने हाथ में लिया, जिसने उसी साल अगस्त में तेलगी के खिलाफ एक लंबा आरोप पत्र तैयार कर दिया गया। बाद में SS पुरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया तेलगी उन सभी मामलों में दोषी ठहराया गया जिसके लिए हमने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्होंने कभी उसे चेतावनी नहीं दी। तेलगी जो था ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था। उसको इतनी सारी चीजों के बाद भी लोग पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई। इस मामले से ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम उस टाइम कितना ज्यादा वीक था। 2007 में तेलगी को घोटाले का दोषी ठहराया गया और 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और कोर्ट ने इस मामले में 43 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। ज्यादातर आरोपी फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के लिए तेलगी द्वारा असाइन किए गए थे। फैसले से पहले तेलगी ने अपनी पत्नी शायदा की एडवाइस से ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ये स्कैम किया है। हालांकि ऐसा ये भी कहा जाता है कि जेल के अंदर रहने के बाद भी वो अपना बिजनेस चला ही रहा था। एक अधिकारी ने ये बोला था कि कुछ पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं जिन्होंने जेल के अंदर तेलगी को फोन दे रखा है, जिसका इस्तेमाल वो अपने कारोबार को चलाने के लिए करता है। जब जेल अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने वो नंबर सर्विस लाइन पर लगा दिया, लेकिन तेलगी ने अपना सिम बदल दिया। अब्दुल करीम तेलगी को उतनी सजा नहीं मिली जितनी वो सजा का हकदार था और 11 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम की बेंगलोर की जेल में डेथ हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि अब्दुल करीम को एड्स था, इस वजह से उसकी मौत हो गई और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक साजिश थी उसे मारने की। हालांकि फेक स्टैम्प पेपर स्कैम का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम था, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में सत्ता और सरकार, पुलिस कर्मी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब्दुल की मौत के बाद उसकी वाइफ ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस केस को बहुत ही आसानी से रफा दफा कर दिया। 2018 में इस केस से जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस को कभी ये भी नहीं पता चला कि जहाँ पर ये स्टैंपिंग का काम चलता था वो फैक्ट्री कहाँ पर है और ना ही कभी वो ये पता लगा पाए कि इस स्कैम से उसने कितने ज्यादा पैसे कमाए थे। अब इस स्कैम को लीगल घोषित करने के पीछे भी ना बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इन 9 सालों में जितने भी लोगों के बीच में अग्रीमेंट्स हुए, प्रॉपर्टीज हो या फिर शादियां हो, वो सारी चीजें फेक स्टैम्प पेपर पे हुई थी। अब ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि फेक स्टैम्प पेपर पे जो भी डील्स होती हैं उनको मान्य नहीं रखा जाता है। अब आप सोच सकते हो कि 9 सालों में कितनी सारी चीजें हुई होंगी। अगर गवर्नमेंट वो सारे स्टैम्प पेपर को खारिज कर देता तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी आफत आ जाती, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी लीगल नहीं होती, किसी की शादी लीगल नहीं होती और कोई भी बिजनेस डील लीगल नहीं होती। इस वजह से कोर्ट ने ये बड़ा डिसीजन लिया कि ये जो भी स्कैम हुआ है उसको लीगल बना दिया गया, ताकि इन 9 इयर्स में जो भी चीजें हुई हैं उन चीजों को वैसा का वैसा ही रहने दे, नहीं तो उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती और सबको संभालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। बट अभी तक ये चीज प्रूफ नहीं हुई है कि अब्दुल करीम इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था या फिर सिर्फ एक प्यादा था। ये चीज अभी तक नहीं पता चली है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसकी बुक रीड करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो अगर आपको सीरीज देखनी है तो आप सीरीज भी देख सकते हो जाके। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।